प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ है और साथ ही हमारी बातचीत के केंद्र में देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी भी। चुनाव ऐलान कभी भी हो सकता है। 6 तारीख को चुनाव आयोग ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई है जिसमें निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात है, समीक्षा है और उसके इतर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का भी ऐलान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किया जा चुका है। तो अब चुनाव कभी भी घटित हो सकता है, पर चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ दौरा किया, जनसभाएं की, पार्टी ने पूरी ताकत लगाई और इसी क्रम में माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता के पहले अंतिम सभा कल जबलपुर में होने जा रही है। तो इसके साथ में एक तस्वीर उभर कर आई है। वो तस्वीर ये उभर कर आई है कि विधानसभा चुनाव किसी स्थानीय नेतृत्व के नाम पर नहीं बल्कि कमल के निशान पर होंगे और नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में होंगे। तो मोदी से मुमकिन है रहा, ये आज का हमारा विषय है। भारतीय जनता पार्टी जो 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी सत्ता को बचाए रखने में नाकाम रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी करना चाहती है और मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहती है, जो आख्या 2020 में वापस सत्ता में आ चुकी थी। तो हम समझना ये चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान कि क्या मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से आक्रामक शैली में कांग्रेस को निशाने पर लिया गया है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्य राजनीतिक दल है, उसके साथ बात बन जाएगी। मोदी की कोशिशें क्या भारतीय जनता पार्टी को उसका उद्देश्य दिला पाएंगी? हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, जिनको भाजपा से चुनौती मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का संदर्भ में पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी भोपाल से जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुधी विचारक नेताओं की श्रेणी में दीपक विजयवर्गीय का नाम अग्रणी रहता है, वो हमारे साथ है। हमारे साथ कोमल हुपेंडी जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ में। कोमल हुपेंडी जी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में भी कुछ उपस्थिति दर्ज हो जाए, इसकी कोशिशों में प्राण से जुटे हुए हम देखते हैं। अब मोदी जी की कोशिशें उनकी कोशिशों पर कितना पानी फेर रही है, ये जानने के लिए हमने कोमल जी को बुलाया हुआ है। और इन सबके बीच में देश के जाने माने पत्रकार रवि शर्मा जी तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दीपक विजयवर्गीय जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले मोदी जी के कुछ बयानों पर दृष्टि डालते हैं ताकि हमारे कार्यक्रम को गति मिल सके। तो सुनिए, मोदी जी इस दौरान जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ दौरे किए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में 1 साल के भीतर या इस साल के अंदर उनके 12 दौरे हुए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 4 जनसभाएं उनकी हुई, एक रायपुर, दूसरी रायगढ़, तीसरी बिलासपुर और चौथी बस्तर में कल ही हुई। एक सरगुजा अछूता रह गया, उसके संदर्भ में भाजपा हो सकता है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाने के बाद में वो दौरा कराए, लेकिन पूरे प्रदेश को मथने की कोशिश मोदी जी के माध्यम से भाजपा ने की। मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो बता ही रहे हैं कि हर तरफ दौरे हुए, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, कोई वर्ग नहीं छोड़ा और कार्यकर्ताओं का महाकुंभ कराकर 10 लाख कार्यकर्ताओं का इकट्ठा भी कर लिया। वह आखिरी सभा जबलपुर में हो रही है। तो इन सब के बीच में इसके मायने समझेंगे, लेकिन उससे पहले उनके भाषणों के कुछ मुख्य हिस्सों पर नजर डाल लेते हैं। अरे ये लोग तो ऐसे हैं, गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर को भी। कांग्रेस ने गौ माता के नाम पर भी घोटाला किया है। ये पीएससी घोटाला युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती को मेरा शत शत नमन। ये धरती साहस, स्वाभिमान, सैन्य गौरव, संगीत, स्वाद और सरसों का प्रतीक है। ग्वालियर ने देश के लिए
एक से एक क्रांतिवीर दिए हैं। ग्वालियर चंबल ने राष्ट्र रक्षा के लिए, हमारी सेना के लिए अपनी वीर संतानें दी हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। कांग्रेस आपको धान की कीमतों के नाम पर धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना याद रखेंगे। मैं जो क्या याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? गांव गांव जाके बताएंगे। छत्तीसगढ़ के धान किसानों का दाना दाना केंद्र सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी इस तरीके से आक्रामकता के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने मान लिया है कि इन राज्यों में सरकार बनाना उनकी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी है। 2018 में जब चुनाव थे तब भी मोदी जी आक्रामक थे, प्रचार के लिए आते थे, पर साथ साथ राज्य का नेतृत्व भी दिखाई देता था। इस बार भाजपा की रणनीति यूं दिखाई देती है कि मानो मोदी का चेहरा और कमल निशान इसी के तौर पर सामने जाकर हम अपने आप को पार लगा लेंगे। दीपक जी थोड़ा समझाएंगे इस रणनीति के संदर्भ में और मोदी जी के ऊपर इतना भार डालने के संदर्भ में? देश का जो माहौल है, देश की जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हैं और आज मोदी जी देश के सबसे क्रेडिबल नेता हैं और स्वाभाविक तौर पर देश की जनता उनकी गारंटी चाहती है। जो उन्होंने कह दिया वो देश की जनता सही मानती है। तो इसलिए मोदी जी उस क्रेडिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में अपनी बात कह रहे हैं। जी नहीं, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आपको मोदी जी को इतना आगे रखना पड़ रहा है? मोदी जी की देश के संदर्भ में इतनी व्यस्तता है, मोदी जी के पास देश के संदर्भ में इतने सारे काम हैं, इसके अलावा दुनिया के संदर्भ में भी इतने काम हैं, पर इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोदी जी ने अपने आप को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया है, तो क्या आप लोग देख पा रहे हैं जिसके चलते मोदी जी को इस कदर अपने आप को दांव पर लगाना पड़ा? थोड़ा डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आप जैसा प्रबुद्ध भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, भाजपा का नेता मौजूद है, अभी आप कहो तो अपने प्रवक्ता के दायित्व में नहीं हुआ ऐसा बोल दें, तो भाई भाजपा का विचारवान नेता मौजूद है, थोड़ा विस्तार दीजिए। मोदी जी की शख्सियत को केवल इतना कह के आप 2-4 शब्दों में निपटा दे रहे हैं, इतना तो उनके संबोधन की शुरुआत में भी इससे ज्यादा बोल लिया जाता है। आप इतने सस्ते में कैसे निकलना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कई बार 2 शब्दों से भी काम चल सकता है और वो परिपूर्ण होते हैं जी। तो मैं नहीं समझता कि बहुत लंबे भाषण की जरूरत है। लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 साल में, जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, पिछले 10 साल में हर काम को बहुत बखूबी अच्छे तरीके से करके दिखाया है। जी। तो राज्यों के चुनाव भी उनके मार्गदर्शन में हो रहे हैं, तो कोई अजूबी बात नहीं है। जी, कोई अजूबे की बात नहीं है। दीपक विजयवर्गीय अभी शायद इसके लिए और विस्तार का समय चाहते हैं, लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी से जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 अंकों में भी आने की हैसियत में लगातार 2 चुनाव में नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही न केवल स्पष्ट तौर पर बहुमत में लाकर दिखाया, बल्कि 3 दशक के बाद स्पष्ट जनादेश के साथ लगातार 2 बार एक दल की सरकार बनने का करिश्मा भी कर दिखाया। अब ऐसा व्यक्तित्व सीधे तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान थामे हुए है। आपको अपना भविष्य कितना अंधकारपूर्ण दिखाई दे रहा है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? मोदी जी
मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी विश्वसनीयता को दांव पे लगाया है, वे तो मुझे बहुत खतरे में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की यह रणनीति आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी जी के व्यक्तित्व को यदि दांव पे लगाते तो समझ में आता, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों में जहां पे भाजपा की हार अवश्याम भी दिख रही है, वहां पर यदि मोदी जी इस तरीके से अपनी विश्वसनीयता को दांव पे लगा रहे हैं तो यह उनके स्वयं के लिए और भाजपा के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। गोबर की बात उन्होंने कही। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में भाजपा नेताओं की गौशाला में जिस तरीके से गायों की हत्याएं होती थी, सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और वे आके कांग्रेस की सरकार, जो कि गोबर का 2 रुपया किलो देकर गोधन न्याय योजना चला रही है, उस पर आरोप लगाएंगे तो छत्तीसगढ़ के लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उसी तरीके से उन्होंने जो धान की बात कही, अरे इतनी अच्छी आपकी नीति है, एक एक दाना आप खरीद रहे हैं, तो बनारस के किसान को, बिहार के किसान को क्यों नहीं मिलता 2640 और 2660? हमने कहा था 2500 देंगे, हमने पिछले साल 2640 और 2660 दिया है। कौन सी धोखाधड़ी हम कर रहे हैं? मोदी जी को बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ का किसान जानता है कि उसके साथ कोई न्याय कर रहा है तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा भूपेश बघेल न्याय कर रहे हैं। और मोदी जी के दावों के बारे में मैं आपको बता दूं, 2014 में मोदी जी आए थे धमतरी, कहा था जीरम की जांच कांग्रेस की सरकार नहीं करवा पाई, हम जीरम की जांच करवाएंगे। और किया क्या मोदी जी की सरकार ने? लगातार जीरम की जांच को बाधित करने की कोशिश की। खासकर कांग्रेस सरकार बनने के बाद जब जब जीरम के उस कांड की जांच करने की कोशिश की गई, एनआईए ने कोर्ट में स्टे का आवेदन लगाया है। ये आप भी जानते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 2022 में किसानों की आय दुगनी, पेट्रोल डीजल के दाम कम, ये जो तमाम खोखले दावे और वादे किए थे मोदी जी ने, भाजपा भी इस बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राज्य की यूनिट की नकारात्मकता तो उनके खिलाफ काम करेगी ही, केंद्र के भी इन बातों पर मोदी जी के कारण भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। पर शैलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी के बयान तो पूरी तरह कांग्रेस को घेरने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी लगभग हर उस विषय को एड्रेस कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस को वो एक खलनायक के तौर पर प्रस्तुत कर पाए। जगदलपुर की सभा का ही उदाहरण लीजिए। उन्होंने कहा कि अब ये जिसकी आबादी उतने हक की बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी कहते थे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मोदी जी बोलते हैं मेरे अनुसार पहला हक गरीबों का है। कौन सी बात ज़्यादा प्रभावी है? वो बता रहे हैं मध्य प्रदेश में अर्बन नक्सलियों के द्वारा अब कांग्रेस को संचालित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में मेरे साथ में कोपल जी हैं, उनको तो पहले ही अराजकतावादी वो करार दे चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी, जिसमें वह यह स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि देखो कांग्रेस का मतलब देश की खिलाफत है? क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव के समय मोदी जी से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए किसी प्रशंसा पत्र की उम्मीद हम नहीं रखते हैं। वे अपने राजनीतिक धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को तो नहीं भुलाया जा सकता ना कि मोदी जी की सरकार ने ही 65 अवार्ड्स छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को दिए हैं। इस बात को तो नहीं भुलाया जा सकता कि भाजपा की 15 साल की रमन सिंह सरकार में राज्य की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई थी और स्वयं नीति आयोग बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस बात को तो नहीं भुलाया जा सकता कि बिजली बिल हाफ हमने किया है, किसानों का कर्जा माफ हमने किया है, किसानों को हमने कहा था 2500 देंगे, हम 2640 और 2660 दे रहे हैं। जितना कहा उससे ज़्यादा किया। इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार है और अब की बार 75 पार है। चाहे ये मोदी जी और शाह जी को कितनी भी उनसे कवायद करा लें, कोई लाभ भाजपा को होने वाला नहीं है। लाभ भाजपा को होने वाला नहीं है। हम अपनी इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां पर शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, वो देखेंगे, लेकिन अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे, कहीं जाएगा नहीं।
हमारे बीच में हैं मिसेस सुसान जैन फर्ग्यूसन, शी इज कंट्री डायरेक्टर UN वुमेन। वी वेलकम मिसेस सुसान जैन फर्ग्यूसन। वेलकम मैम in this August gathering in Bhopal on the occasion of inauguration of Global Skills Park, Bhopal. आदरणीय देवियों सज्जनों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय निकाला। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से 4 नवीन ग्लोबल स्किल्स पार्क का शिलान्यास करेंगे। संभागीय ITI का लोकार्पण होगा। ग्लोबल स्किल्स पार्क पोर्टल में प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को स्टाइपेंड वितरण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। IT पॉलिसी का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। तो कुल मिला के शैलेश नितिन त्रिवेदी जी तो पूरे आत्मविश्वास से हैं। कहाँ लगे हो? 75 पार होने जा रहे हैं। हमने ये आत्मविश्वास भाजपा का भी देखा था 2018 में। अब की बार 65 पार 15 पर दिखती थी हमें भाजपा। हम शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का भविष्य नहीं बता रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से वो हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं उस पर संदेह जरूर जता रहे हैं। भाई मैं नरेंद्र मोदी इतने भी चुके हुए नेता नहीं हैं। हम पिछले 2 दशक अगर देश की राजनीति के देखें तो वो नरेंद्र मोदी के करिश्मे से ही ओतप्रोत है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और चाहे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। तो थोड़ा शैलेश जी और विचार कीजिएगा, पर हम बातचीत को विस्तार देते हैं। वो कोमल हुपेंडी जी के पास आते हैं और उनसे जानना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी भी विस्तार की कोशिश में है, पर नरेंद्र मोदी की सक्रियता, कोमल जी, आपके भविष्य को कितना अंधकारपूर्ण बना दे रही है या कितनी संभावनाओं को बढ़ा दे रही है? क्योंकि यहां पर प्रचार के केंद्र में कांग्रेस है, निशाने पर मोदी जी के। अभी आप पे मेहरबानी हो नहीं रही है, तो ये जो उनके भाषण के केंद्र में कांग्रेस का रहना है, ये आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को कितना बेहतर बना रहा है? उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी सयानी है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार जना दे दिया जी। 15 साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही। 15 साल तक बड़ी उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता ने उनसे अपेक्षाएं की, लेकिन कहीं ना कहीं 15 साल में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार, घोटाले, अखोड़वा कांड, ना जाने कितने ऐसे कांड कर दिए। आज मजबूर होकर प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव में पूरी तरह 15 साल की सरकार को 15 सीटों में समेट दिया और आज ऐसी स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व नहीं भारतीय जनता पार्टी की जी। परेशान है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब मजबूरी क्या है कि मोदी जी को सामने लाना पड़ रहा है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, मोदी जी को लाए, चेहरा छुपा ले, कमल की बात करे, लेकिन छत्तीसगढ़ की सयानी जनता समझती है। नकारे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रदेश की जनता नकार चुकी है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो कुछ भी कर ले। और प्रदेश की जनता अब निर्णायक बदलाव चाहती है। और आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ आए, जगदलपुर आए, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और मोदी जी के कार्यक्रम में अभी की मैं बात करता हूँ, जो अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को सुपारी जैसे पार्टी कहते हैं और आम आदमी पार्टी के जिले के अध्यक्ष और छोटे कार्यकर्ताओं को आप उठा के ले जा रहे हैं, नजरबंद कर रहे हैं, घर से उठा के ले जा रहे हैं। ये बड़ा संदेश है कि मोदी जी के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता को पुलिस उठा के दिन भर ले जाती है। इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी। तो थोड़ा समझाइए कोमल जी, केजरीवाल जी की सभा हुई, नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई, कितने गुना लोग ज्यादा थे अरविंद केजरीवाल की सभा में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले? आप ही के शब्दों में, कितना अपार जनसमूह नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल को देखने सुनने आया था? देखिए, ये बात स्पष्ट आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जगदलपुर आते हैं और यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, खुले तौर पर उसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बस्तर की जनता उसको नकार चुकी है।
चाहे मोदी जी कुछ भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, बस्तर की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। और चंद कुछ लोगों को उठा के किसी को पैसे दे के किसी को और कुछ करके भीड़ बढ़ाना अलग बात है, लेकिन बस्तर की जनता भी बड़ी सयानी है कि मोदी जी के इस तरह से। तो आपका मानना है क्या कोमल जी कि लोग भूपेश बघेल और कांग्रेस के संदर्भ में रुझान रखते हैं, शैलेश नितिन द्विवेदी के दावे के साथ हैं, आपकी बार 75 पार, जो कुछ भी बच जाएगा वो आपके पास, भाजपा के पास कुछ नहीं आएगा, इस नजरिए के साथ रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता नकार चुकी है, ये बात स्पष्ट है जी। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का 12 सीटों में कुछ भी नहीं होने वाला। आज उम्मीदवार के लिए तरफ आएंगे, उम्मीदवारों को ठीक से नहीं मिल रहा है, कोई चेहरे नहीं है उनके पास जी। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता भी और बस्तर की जनता भी नकार चुकी है जी। और कांग्रेस, थोड़ा उसमें भी तो बता दीजिए ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल से भी काम कर रही है। उन्होंने 36 वादे किए थे, 36 वादों में कोई ऐसे वादे, मतलब बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि फर्जी आंकड़े कांग्रेस पार्टी की सरकार पेश कर रही है। और कांग्रेस पार्टी ने 36 वादे जो किए थे, 36 वादे में कोई वादा सही मायने में धरातल तक पहुंची नहीं है, इसीलिए लोग त्रस्त है, परेशान है। आप देखेंगे कि उन्होंने, कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती है कि देश में सबसे कम बेरोजगार है छत्तीसगढ़ में, लेकिन आप जाके देखिए, घर घर जाके देखिए, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान। तो मैं रमेश जी के पास जाऊं उससे पहले कोमल जी आपसे जानना चाहता हूं निर्णायक बात, भाजपा के लिए तो कोई संभावना ही नहीं है, आपने बता दी है छत्तीसगढ़, और कांग्रेस ने तो वादा खिलाफत की है, तो क्या माने? लोगों ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। हम इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में बातचीत कर रहे, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, तो क्या हम माने कि भावी मुख्यमंत्री के साथ बातचीत का सौभाग्य हमें मिल रहा है इस कार्यक्रम में? निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता निर्णायक बदलाव चाहती है, केवल झंडे बदलना नहीं चाहती बल्कि निर्णायक बदलाव चाहती है। मैं अपनी बात करूं, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में, पंजाब में जो ईमानदार सरकार चला रहे हैं, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में सरकार हो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ, बल्कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अरे भाई चलिए, आप अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर न देखिए, पर ये तो कह लीजिए कि भाई 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, थोड़ा गंभीरता है ना आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कि हम सरकार बना रहे हैं? परिणाम आएंगे, ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। 2023 का जो चुनाव है ऐतिहासिक परिणाम देगा, छत्तीसगढ़ की जनता निर्णायक बदलाव करेगी। और वो निर्णायक परिणाम क्या होगा? हर परिणाम निर्णायक होता है, पर वो परिणाम क्या होगा? थोड़ा संकोच क्यों कर रहे हैं कोमल जी? भाई आपने खारिज कर दिया भाजपा को, कुछ नहीं हुआ भाजपा के पास, और कांग्रेस को भी आप खारिज कर रहे हैं, अपने संदर्भ में दावा करने में संकोच क्यों हो गया? भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता नकार चुकी है। ठीक, कांग्रेस पार्टी की जो, चाहे कोयला घोटाले की बात करें, शराब घोटाले की बात करें, नाना कई ऐसे चीजें हैं जो उम्मीदों पे कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकी। इसलिए प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में हम निर्णायक बदलाव लाएंगे। तो क्या जोगी कांग्रेस आने वाली है? अमित जोगी को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख लें हम लोग, रेणु जोगी जी को देख लें। आम आदमी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बड़ी बनेगी और बड़ी मुश्किल के बाद कोमल हुपेंडी जी ये कहने के लिए तैयार हुए भाई कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी आपके इस दावे के लिए। बहुत देर से कोशिश कर रहे थे भाई, दावा तो कर लो कम से कम, बने ना बने अलग बात है, पर मैं रमेश जी के पास आना चाहता हूँ और रमेश जी आपसे समझना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी की इस जबरदस्त सक्रियता के मायने और कांग्रेस को लेकर हर मुद्दे पर वह जिस तरीके से निशाने पर ले रहे हैं, ये दोनों प्रदेश में क्या संदेश दे रहा है और इसके परिणामों के संदर्भ में आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? थोड़ा आपसे मिले जानकारी इसलिए कि इन दोनों ही प्रदेशों में 2018 में भाजपा को मनमाफिक नतीजे नहीं मिले थे, ये सच्चाई है। रमेश जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो आपने कहा कि मनमाफिक नतीजे नहीं मिले थे, और इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि जो चूक उनसे 2018 में हुई थी वो चूक 23 में ना हो। उनकी अपनी रणनीति इस मामले में है और इस रणनीति के लिए उन्होंने एक नया प्रयोग किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को प्रस्तुत करना। अगर आप देखेंगे कि 2018 में इन प्रदेशों में जो भाजपा को नुकसान हुआ था, तो कहीं ना कहीं स्थानीय नेतृत्व के कारण और इनकम्बेंसी के कारण और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिसको असहजता होती है, उम्मीदवारों के प्रति बहुत ज्यादा दो टूट करके काम ना करना, उसके कारण भाजपा को नुकसान हुआ था। तो उस गलती को सुधारने के लिए भाजपा ने दो रणनीतियां बनाई हुई हैं। एक तो वो कहीं ना कहीं मोदी जी का चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, विपक्ष चाहे कुछ भी कहे,
लेकिन मोदी जी की अभी विश्वसनीयता है देश में। जी। कब कम हो गई ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की तारीख में मोदी जी की विश्वसनीयता है। तो भाजपा एक रणनीति के तहत मोदी जी के चेहरे को प्रस्तुत कर रही। और तीसरा, आपने अगर हिमांशु जी देखा होगा, मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जो ताजी सभाएं मोदी जी की हुई हैं, उसमें उन्होंने दो बातों पर जोर दिया है, जिसका एक का जिक्र आपने किया है और एक का जिक्र आपके पैकेज में नहीं आया। एक तो उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तीखा धारदार हमला बोला। क्यों बोला वो बताता हूं क्यों बोला। और दूसरा जो उन्होंने जोर दिया वो उन्होंने कमल के निशान पर जोर दिया। उन्होंने बिल्कुल जोर दे करके कहा कि आपकी पहचान, आपकी शान और आपका निशान कमल है। तो इसका मतलब है कि एक जमाने में जो पहले राजनीतिक दल केवल चुनाव चिन्ह की बात करती थी, कांग्रेस भी करती थी और भाजपा भी करती थी, तो वो जो बात करती थी तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता को कमल के निशान पर लेकर आना चाहते हैं, ताकि अगर उम्मीदवार को लेकर के कोई असहजता हो किसी कार्यकर्ता के मन में तो वो उससे हट करके वो निशान के प्रति आ जाए। तो ये उनका एक बराबर प्रयास है। अब वो कितने प्रतिशत असर होगा ये चुनाव प्रचार के दौरान हम देखेंगे। दूसरे वो जो कांग्रेस पर बार बार हमला कर रहे हैं, इसमें इस समय आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस वैचारिक संक्रमण काल के रास्ते पर गुजर रही है। कांग्रेस पहले जो बात कहती थी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे थोड़ा सा दाएं बाएं होकर के नया रास्ता निकालने का प्रयत्न कर रही। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे कभी कांग्रेस का नारा हुआ करता था कि जात पर ना पात पर और वोट लगेगी हाथ पर, ये उनका नारा हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद भी अब इस पर कहीं ना कहीं वो जातिगत जनगणना पर आ रहे हैं। तो वो जो वैचारिक संक्रमण का दौर है, मैं समझता हूं उसका लाभ लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं। पर मैं इसके आगे थोड़ा आपसे समझना ये चाहता हूं कि स्थानीय नेतृत्व को पीछे करके मोदी जी और कमल निशान को आगे रखने की जो ये रणनीति बनाई गई है, इसे आप कितना असरकारक मानते हैं? क्या लोग देश के संदर्भ में अलग फैसला और प्रदेश के संदर्भ में अलग फैसला लेने के हामी नहीं है? हमारे पास 2019 के संदर्भ में एक अद्भुत उदाहरण है और वो उदाहरण है उड़ीसा का। जब उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए तो आपने देखा कि लोग गए और लोकसभा के संदर्भ में भाजपा प्रत्याशियों को जी खोलकर वोट दिए, लेकिन विधानसभा के संदर्भ में उन्होंने नवीन पटनायक के बीजू जनता दल को वोट दिया। इसीलिए जहां लोकसभा के संदर्भ में दोनों दलों की, बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की कमोबेश बराबर सीटें आई, वहीं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर बामुश्किल दहाई का आंकड़ा स्पर्श कर पाई। तो क्या स्थानीय नेतृत्व को पीछे करने की जो रणनीति पर भाजपा चली है, इसे आप अतिरिक्त जोखिम से भरा हुआ तो नहीं मान रहे? देखिए, कुल मिलाकर के जो मैंने बातचीत आज की यहीं से शुरू की थी कि जो मोदी जी की विश्वसनीयता थी, जो उड़ीसा में आपने इसका उल्लेख किया, वहां तो चुनाव साथ साथ हुए थे, लेकिन कुछ महीनों के अंतर से ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं लोकसभा विधानसभा के, उसमें रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर आया। तो कहीं ना कहीं वो जो विश्वसनीयता है उस विषय है इन विधानसभा के चुनाव में भी निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए जोखिम का विषय है, क्योंकि थोड़ी देर जिस तरीके से कर्नाटक में कहीं ना कहीं वो परिणाम नहीं आया जिस भाजपा को जो उम्मीद थी, और मोदी जी ने वहां भी अच्छा प्रचार किया था, तो कहीं ना कहीं जैसा कर्नाटक में जोखिम रहा तो उस तरीके से जोखिम का विषय तो है। लेकिन अब ये प्रभाव, ये प्रचार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पे कितना असर डालता है ये आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन हिमांशु जी, एक बात जरूर मुझको लगती है कि मोदी जी के इस प्रचार से मतदाता पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो हमको मतदान के दिन ही पता चलेगा, लेकिन कार्यकर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो निचले स्तर का कार्यकर्ता था, वो जो 2018 में हमको उदासीन देखा गया, उतना उदासीन वो इस बार नहीं रहेगा। मोदी जी की अपील पर पिछले बार की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होगा, ऐसा मेरा अनुमान लगता है। तो कार्यकर्ताओं के स्तर पर तो सक्रियता की उम्मीद रमेश ही कर रहे हैं। मैं आना चाहता हूं वापस दीपक विजयवर्गीय जी के पास। दीपक विजयवर्गीय जी आज ज़्यादा कुछ बोलने के मूड में नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ बोलें। अपनी पार्टी की पैरवी करने के संदर्भ में क्यों संकोच कर रहे हैं? देखो, ये भोजपुर का फैसला आ जाएगा, पर आप तो कम से कम इस कार्यक्रम में तो दमदारी के साथ बोलिए, बड़ी अपेक्षा है हमें आपसे। तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि भाई 2018 में स्थानीय नेतृत्व खारिज हुआ, ये साफ तौर पर परिणामों से दिखता है, पर क्या 5 सालों में भी स्थानीय नेतृत्व इतना अपने आप को नहीं उभार पाया कि सामने आकर मुकाबला कर पाता, जो मोदी जी जैसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? थोड़ा इस पर दृष्टि दीजिए न दीपक जी।
नहीं, देखिए ऐसा है, जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा, एक रणनीतिक विषय है जी। और लेकिन बहुत सारी जो फ्रीडम रमेश शर्मा जी को बोलने की है, रणनीतिक विषय ऐसे होते हैं, पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं, मैं उन पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ये बात सही है कि मोदी जी देश के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ कम्युनिकेटर हैं जी। 2018 के चुनाव में हमें करीब 41% वोट मिले और उसके 3 महीने बाद जो चुनाव हुए उसमें करीब 53% वोट मिले। तो 13% का जो बड़ा फर्क है, ये हो सकता है कि हमारे उम्मीदवार गलत होने की वजह से हो, गलत फैसले की वजह से हो, लेकिन ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता अगर पुरजोर मेहनत करेंगे तो 53% तक पहुंच सकते हैं जी। अगर मध्य प्रदेश की जनता मोदी जी की क्रेडिबिलिटी के साथ वोट करेगी तो हम 53% तक पहुंच सकते हैं। तो ये इस रणनीति को भी आपको समझ लेना चाहिए कि निश्चित तौर पर ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए भी है, और जैसा मोदी जी ने अपने कई भाषणों में भी कहा है कि जो आगे की चीजें हैं वो सर मोदी की गारंटी के हिसाब से चलेंगी। मोदी जी गारंटी ले रहे हैं कि सारी जो चीजें हैं, जो केंद्र सरकार जिस तरह चलती रही इफिशियंसी के साथ, राज्य की सरकारें भी चलेंगी। तो मैं समझता हूँ इस रणनीतिक विषय को रणनीतिक विषय की तरह समझना चाहिए। बिल्कुल रणनीति के तौर पर ही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं दीपक जी, इसीलिए तो आपको आमंत्रित किए इतने सम्मान के साथ। हम थोड़ा और समझाइए। भाई भारतीय जनता पार्टी तो ये बताती थी कि व्यक्ति गौण है, संगठन महत्वपूर्ण है, पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाजपा से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गया। जो कांग्रेस को आप जिस व्यक्ति आधार पर खारिज करते थे, नेहरू के दौर में, इंदिरा के दौर में, राजीव जी के दौर में, और या अभी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सम्मिलित स्वरूप गांधी परिवार के रूप में, और उसके सम्मुख आप भी तो एक व्यक्ति को ही आगे करके अपने जीवन की सारी उम्मीदों का बोझ डाले हुए हैं। भाजपा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक मायने, कहीं अधिक भरोसेमंद नरेंद्र मोदी महसूस होते हैं। क्या कहेंगे दीपक जी? देखिए हिमांशु जी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, अलग अलग, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, उन्होंने कहा केवल कमल के फूल का ध्यान रखना है। तो मोदी जी ने भी यही कहा है कि अरे ऐसा थोड़ी है दीपक जी, उन्होंने साथ में ये भी कहा है मोदी माने गारंटी, कहे तो दोबारा सुनवाए। तो भाई इतनी दमदारी के साथ उन्होंने ये बात कहा है, तो इसको क्यों आप नजरअंदाज कर दे रहे हैं? बस कमल कहा, अरे कमल ही थोड़ी कहा, मोदी माने गारंटी ये भी कहा, हमें पूरी तरीके से याद है भाई। कमल का फूल मुख्य व्यक्ति गौड़ है जी, और मोदी जी सबसे क्रेडिबल कम्युनिकेटर हैं, सबके मार्गदर्शक हैं, तो उनकी जब वो कह रहे हैं तो सही है। तो अब अगर कोई ज्यादा क्रेडिबल आदमी किसी सत्य को कह रहा है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनके कहने का व्यक्तित्व मतलब यही है कि व्यक्ति गौड़ है, कमल के फूल के ध्यान रखना। अरे दीपक जी, हम अन्यथा थोड़ी ले रहे हैं, हम तो उनके कहे हुए के विस्तार की आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। भाई किस बात की गारंटी? भाई मोदी माने गारंटी, किस बात की गारंटी? दीपक जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना, इसमें थोड़ी कोई मर्यादा आ रही है, भाई इसी पे विस्तार दे लीजिए। हाँ, इसी देखिए ऐसा है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि खाली पिछले दशक की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पिछले 7 दशक में हिंदुस्तान के सबसे क्रेडिबल, सबसे ज्यादा साख वाले नेता हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत की राजनीति को बदला है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, मैं माफी के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, आपने पिछले 7 दशक में सबसे क्रेडिबल नेता कह दिया। अटल जी इतनी आसानी से पीछे छूट गए? अभी तक तो हम भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी को ही इस दर्जे पर देखते आए, कहीं भावावेश में तो नहीं आ गए आप? एक तथ्य सुन लीजिए सर। देखिए ऐसा है कि 2009 के चुनाव में हमको करीब 16% वोट मिले और 2014 के चुनाव में हमें 31% वोट मिले। 2019 में बढ़ के 38% तक पहुंच गए। आप बताइए, दुनिया की राजनीति में, हिंदुस्तान तो अलग बात है, दुनिया की राजनीति में कभी किसी जन नेता के क्रेडिबिलिटी के मार्फत इतना बड़ा बदलाव आया हो? तो नहीं आया है। तो जाहिर तौर पर देश की जनता एक बड़े मसीहा के रूप में, और सबसे ज्यादा जिसकी जो कुछ कह रहा है वही उनके आचरण में है और वही लागू करते हैं जी। नहीं वही, तो उस क्रेडिबिलिटी को जनता मानती है। अगर वो कह रहे हैं कि भाई कमल के फूल को आपको बढ़ाना है और व्यक्ति गौड़ है, तो देश की जनता मानेगी, प्रदेश की जनता भी मानेगी। देश की जनता भी मानेगी, प्रदेश की भी जनता भी मानेगी। पर रमेश जी बता रहे थे भैया कि कर्नाटक की जनता ने नहीं माना, हिमाचल की जनता ने भी नहीं माना। देश में ही आते हैं ना, थोड़ा विचार कीजिएगा डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी। पर बहरहाल मैं आना चाहता हूँ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास।
जब रमेश शर्मा जी अपना वक्तव्य दे रहे थे ना, शैलेश नितिन द्विवेदी जी अपने चेहरे के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, क्या नहीं 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 शैलेश जी? मैं आपके पैकेज का वो भाषण याद कर रहा था जी। जब विश्वसनीयता पे बात हो रही है जी, तो पैकेज का वो भाषण था। ग्वालियर के क्रांतिवीरों को मैं याद करता हूं जी, उन्हें क्रांतिवीरों की याद आ रही थी मोदी जी को, जी, हमको याद आ रही थी सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां, जी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी जी। और अगर आप विश्वसनीयता पे बात करेंगे जी, तो नोटबंदी याद आती है कि मेरा फैसला गलत हो तो 100 दिन बाद आप जिस चौराहे में चाहे मुझे खड़ा कर लीजिएगा जी। याद आता है 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा, जी, किसानों की आय दुगनी करने की 2022 वाली बात मैं आपसे कह चुका हूं, जी। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की, 50 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, 30 रुपए में मिलेगा, अब तो सैकड़ा पार हो चुका है। महंगाई कम करने की बात भी याद आती है, नारी सुरक्षा की बात और जम्मू कठुआ और उन्नाव की घटनाएं। मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर से कहूंगा कि मोदी जी के ओवर एक्सपोजर के द्वारा भाजपा कर्नाटक में हार चुकी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हारेगी और इससे मोदी जी को भी नुकसान होगा और भाजपा को भी नुकसान होगा। ये अचानक क्या हो गया आपको शैलेश जी? कांग्रेस की चिंता करने की जगह आप भाजपा की चिंता करने की जगह, भाजपा को नुकसान होगा, भाजपा को ऐसा हो जाएगा, कुछ मन बदल रहा है क्या आपका? हृदय परिवर्तन हो रहा है, दल परिवर्तन का मन बन रहा है जो आप कांग्रेस को छोड़ भाजपा की चिंता करने लगे? नहीं, ये तो एक चर्चा है। नहीं, चर्चा का आप तो इतने चिंतित हुए कि मुझे अचंभा हो गया, क्या हो गया शैलेश जी को? आपके प्रतिष्ठित चैनल में कभी ये बहस नहीं, एक चर्चा का मुद्दा रहा है जी। और इस चर्चा में मैं एक राजनीतिक बात कह रहा हूं कि भाजपा ने एक रणनीति बनाई, उस रणनीति पे हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं और मेरा यह मानना है कि इस रणनीति के द्वारा भाजपा को भी नुकसान होगा, मोदी जी को भी नुकसान होगा, जो कि स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के फायदे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामने आएगा। क्या है, अमूमन जब युद्ध का समय होता है तो प्रतिद्वंदी कोई ऐसी राय नहीं देता है या ऐसा कोई विचार प्रकट नहीं करता है जिससे सामने वाले को फायदा हो जाए। अब आप इस नतीजे पर हैं कि मोदी जी के एक्सपोजर से भाजपा को नुकसान हो जाएगा, तो ये बात आप व्यक्त क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों भाजपा का भला चाह रहे हैं? एक तो सवाल ये। बहरहाल हमारा उससे इतर आपसे 2 सवाल है। वो नोटबंदी के संदर्भ में मोदी जी ने कहा था 100 दिन बाद, भाई मोदी जी आए तो थे 2019 में नोटबंदी के बाद में 282 सीटें आई थी, उसके स्थान पर देश की जनता ने उन्हें 303 सीटें दे दी, तो जनादेश दे तो दिया। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे शैलेश त्रिवेदी जी? और दूसरी बात इसी के संदर्भ में कि मोदी जी के एक्सपोजर पे भाजपा ने उन राज्यों को जीत लिया जिनमें उसके खाते भी नहीं खुलते थे। तो अब मोदी जी के संदर्भ में एक कर्नाटक की विफलता को लेकर बैठे हैं, पर गुजरात को याद क्यों नहीं करना चाहते? वही मोदी जी जब गुजरात के तक मोर्चा संभाल लिया तो आपको पता ही नहीं चला कि आप कहां रह गए। इसके संदर्भ में तो कुछ सोचिए। देखिए हिमांशु जी, मैं भाजपा को सलाह नहीं दे रहा हूं जी, मेरा जो एक दृष्टिकोण था वो मैंने चर्चा में सामने रखा जी। और जहां तक नोटबंदी के बाद आप सीटें बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो पुलवामा की घटना से उन लोकसभा चुनाव परिणाम में जो भावनाएं आंदोलित हुई और आज तक पुलवामा के दोषी नहीं पकड़े गए, सीआरपीएफ के जवानों को विमान नहीं मुहैया कराए गए, इसको देश भूला नहीं है। और चुनावी नारों की बात आदरणीय रमेश शर्मा जी जाने माने पत्रकार हैं, वे कर रहे थे जी कि जात पे ना पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। जी। हमारा नारा तो आज भी वही है जी। जातीय जनगणना की बात एक सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो बातें निहित हैं उसके तहत की जा रही है। थोड़ा रुकिए शैलेश जी, इसके संदर्भ में रुकिए। क्या हो गया आप लोगों को भाई? इस देश के प्रधानमंत्री रहे 17 साल तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका नाम है। इस देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, कितने साल तक शायद आपको याद हो। इस देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, 5 साल तक हमें याद है। नरसिम्हा राव रहे, वो भी हमें याद है। और सोनिया जी के समर्थन के साथ में मनमोहन सिंह जी भी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। ये जाति आधारित जनगणना के माध्यम से समाज में वंचितों को हक मिल सकता है, इन मूर्धन्य लोगों की जानकारी में नहीं था, इन लोगों की समझ में नहीं था, इन लोगों ने इसे क्रियान्वित नहीं किया। अब आपको समझ में आया जाति आधारित जनगणना ही होना बड़ा जरूरी है, इसी से देश का भला होगा। ये इतनी नासमझी पूर्ण आपके रोल मॉडल कौन है, क्यों है? नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी, थोड़ा इसके विषय में बता दीजिए ना। मुझे एक भी बयान नहीं मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पढ़ लिए मैंने सारी किताबें जिसमें उन्होंने कहा हो कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। पढ़ ली मैंने सारी किताबें
जिसमें इंदिरा गांधी कह रही हूँ कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और पढ़ ली मैंने सारी किताबें जिसमें राजीव गांधी ने कभी कहा हो कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। थोड़ा शैलेश इस ज्ञान को आज दे ही दीजिए हम लोगों को। आदरणीय हिमांशु जी, इन महापुरुषों पर कोई सवाल उठाने के बजाय मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद देश की राजनीति के बदलते हुए डायनेमिज्म के बारे में। और ये बदला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सामाजिक आकांक्षाएं सिर उठा रही हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमारा नारा बदला नहीं है। हम लोगों ने कभी जात पात के आधार पर वोट नहीं मांगे, कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अगर जातीय समूहों की कोई समाजगत आकांक्षाएं हैं तो उन्हें नकारा जाए। कांग्रेस इसकी भी पक्षधर नहीं है। थोड़ा और रुकिए, इतनी आसानी तो थोड़ी निकलेगी शैलेंद्र त्रिवेदी जी। यह मंडल कमीशन की सिफारिशों को कांग्रेस ने क्यों लागू नहीं किया? अगर कांग्रेस ये बात मानती थी, क्यों विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी कुर्सी बचाने की खातिर उस समय पर मंडल समूह की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी से निकालकर लागू कर दिया? और उस समय की विभाषिका को हम लोग साक्षी रहे किस प्रकार का सामाजिक वैमनस्य बना। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने सत्तारूढ़ रहने के दौरान इस बात को माना कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए? क्या आप नहीं मानते हैं कि सत्ता में आने की खातिर अब आप उस रास्ते को अख्तियार करना चाह रहे हैं जिसे आपके पूर्वजों ने देश हित में नहीं माना था? अगर इस देश को जाति के आधार पर न बांटकर समता मूलक समाज की स्थापना के उद्देश्य के साथ में आपके ये पूर्वधा काम किए थे, तो क्यों सत्ता में आने की खातिर आप इस रास्ते को अख्तियार करना चाहते हैं? ये शैलेंद्र त्रिवेदी आपसे विनम्रता पूर्वक सवाल है। हिमांशु जी, मंडल और कमंडल, उस समय की राजनीतिक वास्तविकताओं को आप मुझसे भी बेहतर समझते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पुरोधाओं ने कोई गलती नहीं की थी और हमारा वर्तमान नेतृत्व भी सही रास्ते पे चल रहा है। कठोर राजनैतिक वास्तविकताओं के चलते जो फैसले लिए जा रहे हैं उनके कारणों को आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। एक बात बस मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूँगा। एक नारा रमेश शर्मा जी ने याद दिलाया, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हम कायम हैं उस पे। लेकिन एक नारा मैं और याद दिलाना चाहूँगा, इन दियों में तेल नहीं है, सरकार चलाना खेल नहीं है। ये आज मोदी जी और भाजपा के समझ में आ रहा है। कमाल है, हम तो नहीं समझ पाए, पर शैलेश जी कह रहे हैं तो सही ही होगा भाई। इतने अनुभवी व्यक्ति हैं। पर हम अपनी बात को विस्तार देते हैं। कोमल उपाध्याय जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो कोमल जी, आपसे जानना चाहेंगे भाई, आपने बड़ी मुश्किल से ये दावा किया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। थोड़ा समझा भी दीजिए कि आप सरकार कैसे बनाने जा रहे हैं और मोदी जी जिस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं उसका मुकाबला आप किस तरीके से करने जा रहे हैं, थोड़ा पता चल जाए हम लोगों को। आम आदमी पार्टी में प्रमुख दो बात पूछे जाएंगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की एक एक गाँव तक बात। हम पूरे प्रदेश के 20,000 गाँव में आज मजबूत संगठन है। दूसरा, नगरीय निकाय के हर वार्ड में। और माननीय अरविंद केजरीवाल क्योंकि न सिर्फ वादे करते हैं, ना सिर्फ करते हैं, बल्कि गारंटी देते हैं। जो गारंटी देते हैं करके दिखाते हैं। और उन्होंने आप अब तक 10 गारंटियां छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दी है और उनकी गारंटियों को हम लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दूर तक लोग जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारा चाहे बिलासपुर का रैली हो, चाहे जगदलपुर का रैली हो, रायपुर का रैली, बड़ी संख्या में लोग स्फूर्त आ रहे हैं। इससे यह बात तो स्पष्ट हो रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का किस तरह से लगाव है, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति लोगों का किस तरह से लगाव है। लोग दिल्ली की तरह अच्छा स्कूल चाहते हैं, अच्छे हॉस्पिटल चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक चाहते हैं, लोग आज रोजगार चाहते हैं नौजवान। तो उबंडी जी, ये छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार बनेगी तो उसके मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी होंगे क्या? क्योंकि केजरीवाल जी चलाते हैं, केजरीवाल जी चलाते हैं, केजरीवाल जी चलाते हैं, आप लगातार बता रहे हैं। ये उत्तराखंड में आप गए तो आपने चेहरा दिया था मुख्यमंत्री के संदर्भ में, आप गोवा गए थे तो मुख्यमंत्री के लिए आपने चेहरा दिया था, पंजाब गए तो मुख्यमंत्री के लिए चेहरा दिए। ये छत्तीसगढ़ में चुनाव घोषित होने जा रहा है भाई 2-4 दिन में, अभी तक चेहरा नहीं दिया है। हमने आपको बनाना चाहा, आप इनकार कर दिए। तो क्या है मंशा? चेहरा माननीय अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी सही समय में सही डिसीजन भी लेगी। चेहरा भी आप सबके बीच आएगा, प्रदेश की जनता के बीच आएगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही चेहरा?
सामने लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो अब तक कोई चेहरा नहीं, बल्कि मोदी जी के चेहरे पे लड़ रही है। तो मतलब भाजपा आपके लिए रोल मॉडल है। भाजपा ने चेहरा नहीं दिया, इसलिए आम आदमी पार्टी भी चेहरा नहीं देगी। भाजपा का अनुसरण करेगी आम आदमी पार्टी। हमने तो आपके फैसलों के संदर्भ में सवाल किया, भाई अभी तक आप जिन भी राज्यों में जाते थे चेहरा देते थे, ये हमारा मुख्यमंत्री के लिए चेहरा है। भले ही एक सीट भी ना आए तो भी चेहरा होता था। कर्नल साहब जो है उत्तराखंड में चेहरे थे, गोवा में भी चेहरे थे, गुजरात में भी चेहरे थे, पंजाब में भी चेहरा था। तो पूछ लिया आपसे, थोड़ा आपके प्रति हमारी सद्भावना ज्यादा है ना कोमल जी। देखिए, आम आदमी पार्टी सही समय में सही निर्णय भी लेगी, चेहरा भी सामने आएगा। और निश्चित रूप से पिछले चुनाव में मैं खुद था, आम आदमी पार्टी ने मुझे डिसाइड किया था चेहरा। और आने वाले समय में जो 2023 का चुनाव होगा उसके लिए भी चेहरा डिसाइड करेगी पार्टी, और इसमें थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल जी के रास्ते पे चल के यहाँ पे काम करेंगे, डोर टू डोर उनकी गारंटी। तो कोमल पांडे जी कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, सरकार भी बनाएंगे, चेहरा भी देंगे, समय आने पर देंगे। मुझे रमेश शर्मा जी से आखिरी बातचीत के लिए जा रहा है, लेकिन उससे पहले शैलेश नितिन त्रिवेदी जी व्याकुल हो रहे हैं बीच में हस्तक्षेप करने के लिए। जिम्मेदारी बनती है, मेरे साथ ही बैठे हैं। जी शैलेश जी। कोमल हुपेंडी जी जब भाजपा के ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों द्वारा कूट रचित छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का आरोप कांग्रेस पर मढ़ रहे थे, तो मुझे आज ही दिल्ली में भाजपा के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भाजपा के नहीं, आम आदमी पार्टी के गिरफ्तारी की याद आ गई। आम आदमी पार्टी के जो सांसद आज अरेस्ट हुए हैं उसकी याद मेरे को बार बार आ रही थी। मैं उसको बस संदर्भ में लाना चाहता था, इससे अधिक कुछ नहीं। इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते, आपकी सद्भावना है। पर मैं रमेश शर्मा जी आपके पास वापस आना चाहता हूँ। अब तक के संदर्भ में जब चुनाव घोषित नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर दिखा दिया है। आगे की राह आप क्या देख रहे हैं? कुल मिलाकर हमें दीपक विजयवर्गीय जी समझा रहे हैं कि देखिए 2018 में भी वोट तो हमें ज़्यादा मिले थे, पर इसी में संतोष कर लेंगे, वोट हमें ज़्यादा मिले थे या सीटें चाहिए ज़्यादा। कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में 15 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, 40 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। मैं एक मोदी जी और केवल मोदी जी, बन जाएगी बात रमेश जी? देखिए, भाजपा कोशिश तो यही कर रही है कि बात बढ़ाने की। बात बनती है या नहीं बनती ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही इसमें पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 2018 में जो गलतियां की थी जी, उन गलतियों को सुधारने के लिए उन्होंने मोदी जी का चेहरा सामने रखा है। मोटे तौर पर अगर आपने भी देखा होगा, भाजपा की ओवरऑल रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। भाजपा पहले संगठन पर बहुत जोर देती थी, चेहरे पर जोर नहीं देती थी। इस बार वो संगठन और चेहरा दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। कांग्रेस ने भी थोड़ा सुधार किया है। कांग्रेस पहले चेहरे पर जोर देती थी, वो मास बेस्ड पार्टी रही है, संगठन पर उतना जोर नहीं देती थी। लेकिन अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखें, कांग्रेस ने भी चेहरे के साथ संगठन पर जोर देना शुरू किया है। उन्होंने मंडलम स्तर तक बनाना। तो कहीं ना कहीं बदलते समय के साथ जो चुनौतियां आती हैं उस आधार पर चलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 के साथ साथ 2024 की भी साथ साथ तैयारी करती हुई चल रही है। उनके सामने जो चीजें आ रही हैं उन चीजों को कैसे फेस किया जाए, और कहीं ना कहीं मोदी जी का एक राष्ट्रीय छवि और सांस्कृतिक छवि तो बनी हुई है। तो वो जो अगर हम जनता के बीच में जाते हैं बहुत छोटे स्तर पर, क्योंकि मेरा संपर्क भगवान जी की कृपा से गांव से है, तो कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं तो निचले स्तर पर वो भाव जो है मोदी जी के प्रति दिखता है। ये बात भाजपा अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए उन्होंने मोदी जी के चेहरे को सामने रखा है। और वो जो एक बात है, उन्होंने पार्टी के निशान के प्रति गारंटी मोदी ले रहा है, और दूसरा कांग्रेस की आलोचना, इन तीन चीज पर वो ज्यादातर फोकस कर रहे हैं। यही उनकी सफलता का एक राज है। यही उनकी सफलता का एक राज है। जी रवि जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। जरूर जोड़ना चाहता हूं, यद्यपि वो आज का विषय नहीं थी, लेकिन आ गया तो जोड़ना चाहता हूं कि हमारा किसी नेता के प्रति सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन 5 ऐसे नेता हुए हैं भारत में जो कहीं ना किसी के आदर्श तो हैं। एक गांधी जी हैं, एक नेहरू जी हैं, अंबेडकर जी हैं, लोहिया जी हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये जो नेता, जितने नेता हैं, इनमें से प्रत्येक ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है। अंबेडकर जी का भाषण पढ़ लीजिए, उन्होंने तो संविधान निर्माता है। गांधी जी को पढ़ लीजिए, लोहिया जी को पढ़ लीजिए, दीनदयाल जी को पढ़ लीजिए, कोई भी जाति के समर्थन में नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी इन नेताओं का नाम लेकर के आज राजनेता जातिगत जनगणना की बात करते हैं और कहते हैं कि उनको समस्या का हल। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिस देश में आजादी के बाद संकल्प जाहिर किया गया कि हम समता मूलक समाज
जाति रहित समाज की स्थापना के लिए संकल्पित हैं, वही लोग आज जाति के आधार पर एक एक व्यक्ति को चिन्हित करना चाहते हैं। जो लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं उनके संदर्भ में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो दल हित में, स्वहित में या देश हित में ऐसा करना चाहते हैं। पर हमारी बातचीत का विषय आज जाति आधारित जनगणना नहीं थी। हमारी बातचीत के केंद्र में था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव। विषय हमारा था मोदी से मुमकिन है राह। समझ में ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आता है कि मुमकिन तो केवल मोदी के बूते ही है राह। नरेंद्र मोदी को सामने रखकर और संगठन के प्रति कार्यकर्ताओं का आह्वान करके ही बात बन सकती है। जनता के स्तर पर मोदी का आकर्षण और कार्यकर्ताओं के मन में संगठन के प्रति समर्पण, इनके समन्वय के साथ जीत की राह सुनिश्चित करने की रणनीति अमित शाह के द्वारा बनाई गई है। अमित शाह की यह रणनीति क्या 2023 में करिश्मा कर पाएगी? क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा वापस आ पाएगी और मध्य प्रदेश में सत्ता में बना रह पाएगी? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। इंतजार करेंगे दिसंबर तक, लेकिन चुनावी चर्चा में ऐसी चर्चाएं लगातार करते रहेंगे। आप चारों मेहमानों का धन्यवाद हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए, साथ बढ़ाओ।